हेलो फ्रेंड्स, मैं जय आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल विशेष ज्ञान में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि जो इनकम टैक्स है उसकी जो कैलकुलेशन है टैक्स निकालने की वो कैसे की जाती है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने आपके लिए एक सीट बनाई है डेमो पर्पज से कि आपको समझा सकूं कि कैसे इनकम की कैलकुलेशन की जाती है और कैसे उस पर टैक्स निकाली जाती है। तो देखिए, जैसे कि आप सभी को पता है कि इनकम टैक्स के अंदर 5 हेड्स होते हैं जहां से हम अर्निंग कर सकते हैं। पहला हेड होता है इनकम फ्रॉम सैलरी, यानी अगर हम कहीं पर सैलरी से अर्न कर रहे हैं तो वो इनकम कहलाती है। दूसरा होता है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, यानी अगर हमने रेंट पर अपना हाउस लगा के रखा है तो वहां से अगर अर्निंग करते हैं तो उसे हाउस प्रॉपर्टी इनकम कहते हैं। इसके अलावा होता है पीजीबीपी, यानी प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन, यानी अगर हम अपने बिजनेस से या प्रोफेशन करके पैसे कमाते हैं तो वो जो इनकम होती है उसे हम पीजीबीपी इनकम कहते हैं। इसके अलावा कैपिटल गेन से इनकम होती है। कैपिटल गेन मतलब कि जैसे आप अपनी कोई जो संपत्ति है, जैसे मानकर चलिए आपने अपना मकान बेच दिया तो वहां से जो आपने अर्निंग की, वहां से जो आपको पैसे मिले तो वो आपकी कैपिटल गेन इनकम में कैलकुलेट होगी। इसके अलावा मानकर चलिए आपने किसी शेयर वगैरह में इन्वेस्टमेंट करके रखी है, वहां से जो आपने कमाया वो भी कैपिटल गेन के अंदर कैलकुलेट होगी। तो इसके लिए बहुत ज्यादा मतलब आपको अच्छे से सारे सेक्शंस पढ़ने होंगे, ये सिर्फ मैं आपको हिंट दे रहा हूँ कि किसका क्या मतलब होता है। इसके अलावा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज एक हेड होता है, यानी इसका मतलब होता है कि आपने सपोज कीजिए लॉटरी से अर्निंग की, इंटरेस्ट से अर्निंग की, मतलब बैंक वगैरह से जो इंटरेस्ट मिलता है, ये सारी जो अर्निंग की ये सारी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर आती है। ठीक है, तो आपको करना क्या होता है, आपने जहां से भी अर्निंग की है, जिस भी हेड से अर्निंग की है, सारे हेड्स को अलग अलग करके लिखना होता है और जितनी जितनी अर्निंग की है वो आपको सामने में बैठानी होती है। जैसे कि मैंने यहाँ बैठाया है इनकम फ्रॉम सैलरी, यानी मैंने इनकम सैलरी से अर्न की है 4,20,000, ये मैंने डेमो पर्पस के लिए लिखा है। इसके बाद फाइनेंशियल ईयर 1920 में इसके ऊपर स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती है सैलरी से, अगर आप अर्निंग करते हैं 50,000 रुपए की, तो वो मैंने लेस कर दिया है। तो मेरे पास जो मेरी नेट इनकम बची सैलरी की वो बची 3,70,000। ठीक है, इसके बाद फिर मैंने बिजनेस से अर्निंग की है। तो ये जो मैंने अर्निंग की है, मैंने सारे अपने जो भी खर्चे हैं वो सारे मतलब उसमें लेस करने के बाद जो मेरी इनकम बची है वो 5 लाख रुपीज बची है, वो मैंने यहाँ बैठा दी। इसके अलावा मानकर चलिए आपके केस में हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है, कैपिटल गेन की इनकम है, तो वो भी आप बैठा सकते हैं यहाँ पर, उस अमाउंट को भी डाल सकते हैं। मेरी अभी फिलहाल मैंने यहाँ पर उसे डेमो में नहीं लिया है तो इसीलिए मैं यहाँ पर उसके बारे में बात नहीं करूंगा। इसके अलावा मानकर चलिए आपकी अदर सोर्सेज से इनकम है, जो कि मैंने बताया कि अगर मानकर चलिए बैंक से, एफडी से जो भी इंटरेस्ट वगैरह आ रही है वो सारी इनकम आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आती है। तो जैसे यहाँ पर मुझे ये तीन आपको बैंक से रिफ्लेक्ट हो रही है, यहाँ से मुझे इंटरेस्ट मिली है, तो ये सारी इंटरेस्ट मैंने अलग अलग यहाँ पर बैठाई, फिर यहाँ पर टोटल कर दिया। अब ये सारी जो भी मुझे इनकम जिस भी हेड से मिली है उसे मुझे टोटल करना है, यानी जितनी भी मुझे इनकम मिली है सारी इनकम को मुझे टोटल करना है। टोटल करने के बाद जो इनकम आती है उसे हम ग्रॉस इनकम कहते हैं। यानी यहाँ पर मैंने ग्रॉस प्रॉफिट लिखा है, ये जो वर्ड है मैंने गलत यूज किया, ग्रॉस प्रॉफिट नहीं कहते, ग्रॉस टोटल इनकम कहते हैं, ग्रॉस टोटल इनकम, जीटीआई। ठीक है, इसके बाद इसके अंदर हमें डिडक्शंस करनी होती है। डिडक्शंस चैप्टर 6A के अंतर्गत जो भी हमारी डिडक्शंस है वो हमें करनी होती है। तो इसमें क्या क्या आ सकता है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर एटीसी की बात करें तो मानकर चलिए जैसे आपने एलआईसी वगैरह करके रखी है, मतलब अपने लाइफ को इंश्योर करने के लिए आपने कहीं पर इन्वेस्टमेंट करके रखी है एलआईसी वगैरह में, तो वो आप यहाँ पर डिडक्शन ले सकते हैं। पीपीएफ में पैसे लगा के रखे हैं तो वो डिडक्शन ले सकते हैं। एनएससी परचेज करके रखी है तो उसकी डिडक्शन ले सकते हैं एटीसी के अंतर्गत। तो ये सारी जो भी आपने इन्वेस्टमेंट किए हैं तो मैक्सिमम 1.5 लाख तक की आप डिडक्शन ले सकते हैं। आपने अगर ज्यादा भी इन्वेस्टमेंट किया तो उससे मतलब नहीं है, मैक्सिमम 1.5 लाख तक की। इसके अलावा अगर मानकर चलिए आपने 50,000 की ही इन्वेस्टमेंट की है तो आप 50,000 की ही यहाँ पर डिडक्शन ले सकते हैं। यानी जो आपने इन्वेस्टमेंट की है वो अगर 1.5 लाख से कम है तो उतनी ही यहाँ पर आप डिडक्शन ले सकते हैं, और अगर आपने 1.5 लाख तक या उससे ज्यादा इन्वेस्टमेंट की है तो भी आप मैक्सिमम 1.5 लाख की ही यहाँ पर डिडक्शन ले सकते हैं सेक्शन 80C में। इसके अलावा फ्रेंड्स और भी कई सेक्शंस होते हैं जिसके अंतर्गत आप डिडक्शन ले सकते हैं, लेकिन यहां पर मैंने सिर्फ दो सेक्शंस की बात की है, 80C और 80TTA की, क्योंकि कॉमनली सबसे ज्यादा यूज होने वाले सेक्शंस यही हैं सभी के केस में। अब हम बात करेंगे सेक्शन 80TTA के बारे में। अगर आपको सेविंग बैंक से इंटरेस्ट मिली है, चाहे उसमें पोस्ट ऑफिस क्यों ना हो, अगर आपका कहीं पर सेविंग अकाउंट है वहां से जो इंटरेस्ट मिली है तो उस पर आपको डिडक्शंस मिलती है 10,000 रुपए की।
यानी कि मैक्सिमम डिडक्शन है 10,000 रुपए तक की। अगर मानकर चलिए इंटरेस्ट जो है वो ज्यादा है, जैसे मेरे केस में यहाँ पर आप देख सकते हैं 11,000 रुपए मैंने इंटरेस्ट अर्न किया है, तो मैक्सिमम जो मैं डिडक्शन ले रहा हूँ वो 10,000 की ले रहा हूँ। अगर मैंने यहाँ पर 8,000 रुपए जो इंटरेस्ट है वो अर्न की होती, तो मैक्सिमम डिडक्शन मैं 8,000 ही ले पाता। तो यहाँ पर ये जो आपकी जीटीआई निकली, इसमें आपको ये सारी डिडक्शंस को लेस करना है। उसके बाद आपकी टोटल टैक्सेबल इनकम निकलेगी, यानी टीटीआई, टोटल टैक्सेबल इनकम। इसके ऊपर आपको टैक्स देना होता है। तो आप देखिए फ्रेंड्स, अब इसकी कैलकुलेशन कैसे करनी है। तो अभी हमारे पास दो स्लैब है, पहले हमारे पास सिर्फ एक स्लैब हुआ करता था, जो कि फ्रेंड्स अब मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो देखिए इसका स्लैब कैसे वर्क करता है। अगर आपकी 0 रुपीज से लेकर 2.5 लाख तक रुपीज की इनकम है, तो उस केस में आप चाहे तो रिटर्न फाइल कर भी सकते हैं, चाहे तो नहीं भी कर सकते हैं। तो अब देखिए फ्रेंड्स, यहां पर जो मैंने 2.5 लाख बोला, ये क्या बोला, अगर आपकी जीटीआई यानी ग्रॉस टोटल इनकम आपकी 2.5 लाख रुपीज तक आती है, तो उस केस में क्या है कि अगर आप चाहें तो आप अपनी रिटर्न फाइल नहीं भी कर सकते हैं, यानी उस केस में ये ऑप्शनल है। लेकिन अगर आपकी वहीं पर जीटीआई 2.5 लाख को क्रॉस करती है, तो आपके लिए मैंडेटरी होगा रिटर्न फाइल करना। ये अलग बात है कि आपको टैक्स जमा करनी है ना करनी है, वो अलग बात है, लेकिन रिटर्न फाइल करना आपके लिए मैंडेटरी होगा। तो ये याद रखिएगा हमेशा कि अगर रिटर्न नहीं फाइल करने की बात आएगी, तो आपको हमेशा अपनी जीटीआई चेक करनी है, यानी जो ग्रॉस टोटल इनकम है वो चेक करनी है, बिना किसी डिडक्शन को लिए हुए। यानी आपको उसमें कोई पहले डिडक्शन नहीं घटानी है, पहले आपको टोटल इनकम जोड़नी है कि क्या ये 2.5 लाख को क्रॉस कर रही है। अगर कर रही है तो रिटर्न फाइल कीजिए, अगर नहीं कर रही है तो रिटर्न नहीं भी फाइल कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ चीजों का आपको ध्यान रखना होगा। अभी कुछ चीजें चेंज हुई है कुछ सालों में, जैसे कि आपको, अगर आपने इसमें करंट अकाउंट में 1 करोड़ से ज्यादा आपने डिपॉजिट कर दिया किसी फाइनेंशियल ईयर में, या इसके अलावा आपने फॉरेन ट्रिप की है 2 लाख रुपए तक की, या इलेक्ट्रिसिटी बिल जमा किया आपने 1 लाख रुपीज तक का, तो उस केस में आपकी भले इनकम 2.5 लाख से कम आए, यानी जीटीआई कम आए, तो भी आपको रिटर्न फाइल करनी है। इन सारे केसेस को छोड़ के अगर आपकी 2.5 लाख से नीचे जीटीआई आती है, तो आप चाहें तो रिटर्न नहीं भी फाइल कर सकते हैं। अब ये तो रही बात कि रिटर्न नहीं फाइल करनी है कि करनी है। अब हम बात करेंगे कि टैक्स की कैलकुलेशन कैसे करनी है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहां पर 0 रुपीज से लेकर 2.5 लाख तक अगर आपकी इनकम आती है, यानी कि ये जो टीटीआई है, टोटल टैक्सेबल इनकम सारी डिडक्शंस को लेकर, तो आपको 1 रुपए की भी टैक्स जमा करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है। इसके अलावा अगर आपकी 2.5 लाख 1 रुपीज से लेकर 5 लाख रुपए तक की इनकम आती है, तो उस केस में आपको 5% के हिसाब से 12,500 रुपए टैक्स जमा करनी पड़ेगी। लेकिन यहां पर आपको एक सेक्शन है जिसमें रिबेट दी गई है, सेक्शन 87A, जिसमें आपको 12,500 रुपए की रिबेट दी गई है। तो यानी कि अगर हम नॉर्मली बात करें तो आपको 5 लाख रुपए तक कोई टैक्स जमा करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये कैलकुलेशन में डिफरेंस आ सकता है। अभी मैंने बोला कि 2.5 लाख तक इनकम है तो 1 रुपए की भी टैक्स जमा नहीं करनी है, और ये जो 2.5 लाख मैंने बताया, क्या बताया मैंने, टीटीआई बताया। ठीक है। इसके अलावा मैंने बोला कि 2.5 लाख 1 रुपए से लेके 5 लाख तक की कोई इनकम है, तो आपको 5% के हिसाब से 12,500 रुपए टैक्स जमा करनी पड़ेगी। लेकिन आपको सेक्शन 87A में रिबेट मिल जाती है 12,500 रुपए की, इसलिए आपको कोई टैक्स जमा नहीं करनी है। तो नॉर्मली लोग ये कहते हैं कि 5 लाख तक कोई टैक्स जमा नहीं करनी है, लेकिन यहां पर एक बात ध्यान दीजिएगा कि अगर आपकी इनकम 5 लाख से एक्सीड कर जाती है और सारे डिडक्शंस को लेने के बाद भी वो 5 लाख से ज्यादा रहती है, तो उस केस में आपको 2.5 लाख की लिमिट देखनी है, फिर 5 लाख की जो लिमिट है वो नहीं देखनी। वहां पर वो जो 87A है उसका रिबेट नहीं मिलेगा। तो जैसा कि मैंने ये जो केस लिया इसकी मैं बात कर रहा हूं, यहां पर देखिए मेरी जो टीटीआई आई है वो आई है 7,21,000, यानी ये 5 लाख से ज्यादा है। अब देखिए ये जो 7,21,000 आई है, ये कैसे आई है, सारी डिडक्शंस लेस करने के बाद आई है। ऐसा नहीं कि मुझे इस पर डिडक्शन अभी लेस करनी है, सारी डिडक्शंस लेस करने के बाद मुझे 7,21,000 रुपए टीटीआई आई है। तो अब यहां पर 0 to 2.5 लाख टैक्स नहीं लाएगी। 2.5 लाख 1 रुपए से लेके 5 लाख तक आपको 5% लगेगा, यानी 12,500 रुपए लगेगा। इसके अलावा 5 लाख 1 रुपए से लेकर जो मेरी इनकम है 7,21,000, इस पर 20% लगेगा, जो कि ये अमाउंट बना। टोटल हो गया 56,769 रुपए। उसके ऊपर 4% सेस लगेगा इस अमाउंट के ऊपर जो टैक्स का अमाउंट आया है। और टोटल मेरे लिए जो टैक्स पेबल बना वो बना 59,040 रुपए, यानी इतने मुझे टैक्स पे करनी पड़ेगी। अब मुझे यहां पर यह देखना होगा कि क्या मैंने इसके लिए कोई एडवांस टैक्स पे की है। अगर पे की है तो फिर मुझे जो सेल्फ असेसमेंट टैक्स है वो कम पे करनी पड़ेगी। इसके अलावा मुझे यह भी देखना होगा कि क्या मेरा किसी ने टीडीएस कट किया था। अगर टीडीएस कट किया है
तो उस केस में जितना मेरा टीडीएस कट किया उतना मुझे कम टैक्स पे करना होगा। अगर टीडीएस ज्यादा मेरा कट हो चुका है तो उस केस में मुझे रिफंड आएगा। तो ये सारी चीजें आपको देखनी पड़ेगी। तो वो एक एग्जांपल के अंदर आपको सारी चीजें नहीं बताई जा सकती है और सारी चीजें नहीं क्लियर की जा सकती है, क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, जैसे जैसे सिचुएशन बदलेगी वैसे वैसे सारी चीजें बदलेगी। अब देखिए, अगर मैं एक दूसरा एग्जांपल लूं आपको समझाने के लिए, मानकर चलिए यहां पर मैं ये जो अमाउंट है 7,21,000, इसे मैं किसी तरीके से 5 लाख कर दूं, तो उस केस में क्या है, मुझे 1 रुपए की भी टैक्स नहीं देनी पड़ेगी। तो फॉर एग्जाम्पल यहां पर मानकर चलिए कि ये जो अमाउंट है यहां पर मैं इसे 1,20,000 रुपए करता हूं, तो यहां पर आपको 4,21,000 रुपए आ गया। ठीक है, तो अभी मानकर चलता हूं मैं जो एटीसी में मैंने जो वो लिया है रिबेट डिडक्शन जो ली है, वो मैंने कम की ली है क्योंकि मैंने कम इन्वेस्टमेंट किया था। मानकर चलिए मैंने यहां पर 1,10,000 रुपए की जो है वो डिडक्शन ली। 1,10,000 भी नहीं करता हूं मैं, इसे 60,000 या 50,000 कर देता हूं। देख लेता हूं जिससे मेरी 5 लाख से कम ही इनकम बैठे उतना मैं इसे सेट कर देता हूं। अभी भी इनकम ज्यादा बैठ रही है। 1 रुपए भी अगर आपकी इनकम ज्यादा होगी 5 लाख से, तो आपको वो जो 87A का रिबेट है वो नहीं मिलेगा। तो इसीलिए मैं इसे क्या करता हूं, 65,000 कर देता हूं। अब देखिए, सॉरी, बढ़ाना होगा, मैंने गलत कर दिया, मैंने इसे घटा दिया, बढ़ाना होगा मुझे। अब देखिए मेरी जो इनकम आई है, टीटीआई आई है, वो आई है 4,96,000। ठीक है, अब इस केस में क्या है, मुझे 1 रुपए की भी टैक्स नहीं देनी है। यानी यहां पर जो टीटीआई आई है 4,96,000, इस पर मुझे 1 रुपए की भी टैक्स नहीं देनी है। वो देखिए कैसे नहीं देनी है। यहां पर मानकर चलिए मैं लिख देता हूं, तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर जो 4,96,347 मेरी टीटीआई आई है। अब यहाँ पर जो मैं ये जो सेकंड स्लैब है, यानी 2,50,001 रुपए से लेकर 4,96,347, इसमें जो डिफरेंस अमाउंट आया, जो भी डिफरेंस अमाउंट आया 2,46,347 आएगा, उसका 5% निकालेंगे। तो उसका जब 5% निकालेंगे तो 12,317 रुपए आएगा। और हमें जो रिबेट है वो मैक्सिमम मिलेगी सेक्शन 87A में 12,500 रुपए की। लेकिन यहाँ पर जो मेरी टैक्सी बन रही है वो 12,500 से कम बन रही है, तो उस केस में जितनी मेरी टैक्स बन रही है उतनी मुझे रिबेट मिल जाएगी, यानी मुझे इस केस में कोई भी टैक्स जमा नहीं करनी है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इसकी कैलकुलेशन कैसे करनी है। लेकिन मैं फिर भी आपको एक बार रिमाइंड करा दूं, जैसे जैसे सिचुएशन बदलेगी वैसे वैसे टैक्स की कैलकुलेशन भी बदलेगी। ये तो हो गई फ्रेंड्स एक स्लैब की बात। अब जो हमारे पास अनदर स्लैब है वो क्या कहता है, उसके बारे में भी जान लीजिए। जैसे जो अनदर स्लैब है उसमें क्या है कि जो आपने अभी ये जो डिडक्शंस लिए, ये डिडक्शंस आप नहीं ले सकते हैं। कुछ एक आध डिडक्शंस को छोड़ के ये जो कॉमनली यूज होने वाली डिडक्शंस है, जैसे एटीसी, एटीटीटीए वगैरह, ये सारी डिडक्शंस आप नहीं ले सकते हैं। ठीक है, तो उस केस में क्या है कि आपको क्या करना है, ये जो आपकी जीटीआई आई है यही आपकी मतलब इनकम मानी जाएगी नॉर्मली। ठीक है, तो उस केस में जो आपके ऊपर स्लैब लगेगा वो कैसे लगेगा, 0 to 2.5 लाख आपको कोई टैक्स नहीं देनी है। 2.5 लाख 1 रुपए से लेके 5 लाख तक आपको 5% की टैक्स देनी है, जो भी आपकी जीटीआई आएगी या टीटीआई जिसे हम कह सकते हैं, टीटीआई जो आएगी आपकी। इसके अलावा 5 लाख 1 रुपए से लेके 7.5 लाख तक आपको 10% टैक्स देनी है। 7.5 लाख 1 रुपए से लेकर 10 लाख तक आपको 15% के हिसाब से टैक्स देनी है, अगर आपकी इनकम उस स्लैब में बैठती है तो। इसके अलावा 10 लाख 1 रुपए से लेकर 12.5 लाख तक आपको 20% की जो है टैक्स देनी है, और 12.5 लाख 1 रुपए से लेकर 15 लाख तक आपको 25% की टैक्स देनी है। और 15 लाख से अबव जितनी भी इनकम हो उसके ऊपर आपको 30% टैक्स देनी है। उसके बाद इसके ऊपर सेस लगेगा, वो अलग है। इसके अलावा जैसे 50 लाख से इनकम एक्सीड करेगी तो सरचार्ज लगेगा, वो अलग बात हो गई। लेकिन अभी ये जो नॉर्मली स्लैब है इसके हिसाब से मैंने बता दिया, यानी 2.5 लाख जैसे जैसे बढ़ेगा आपकी जो 5% जो टैक्स रेट है वो बढ़ती जाएगी। क्योंकि आपने देखा होगा कि 2.5 लाख तक नील है, 2.5 लाख से ऊपर 5 लाख तक 5% है, उसके ऊपर जैसे आपका 7.5 लाख तक जा रहा है तो वहां पर 10%। इस तरीके से 15 लाख तक आपको 5% इंक्रीज होती रहेगी टैक्स, उसके बाद फिर कंटिन्यू 30% रहने वाली है। फ्रेंड्स, हमारी जो ये ओल्ड स्लैब है इसमें जो मैंने आपको बताया कि 2.5 लाख तक आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा, ये मैंने किसके केस में बताया, इंडिविजुअल एचयूएफ के केस में, और वो भी जो रेसिडेंट है उनके केस में। ठीक है, उनके केस में ये स्लैब वर्क करती है। इसके अलावा अगर मानकर चलिए आपकी एज 60 साल या उससे ज्यादा है, तो उस केस में आपको जो ये 2.5 लाख की लिमिट है ये आपके केस में 3 लाख हो जाएगी, यानी 3 लाख तक आपको कोई टैक्स नहीं देना है नॉर्मली। इसके अलावा अगर आप सुपर सीनियर सिटीजन है यानी 80+ है, तो आपके लिए ये जो 2.5 लाख है ये 5 लाख रुपीज हो जाएगा। ठीक है, और उस केस में आपको ये भी एक पता होना चाहिए
कि सीनियर सिटीजन के केस में जो यहाँ पर इंटरेस्ट सेविंग से आप अर्न करते हैं, तो उस पर जैसे हमें नॉर्मली 80 टीटीए में 10,000 रुपए तक की मैक्सिमम डिडक्शन मिलती है, आपके केस में सेक्शन 80 टीटी भी अप्लाई होगा और वहां 50,000 तक की आपको डिडक्शन मिलेगी। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आया होगा, बेसिक आपको इसका आइडिया मिला होगा कि कैसे टैक्स की कैलकुलेशन करनी होती है इनकम टैक्स में। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक फाइनेंशियल ईयर 20-21 जिसमें अभी हम वर्क कर रहे हैं, जिसके असेसमेंट ईयर 21-22 है, अगर आपने इसके लिए अभी तक कोई भी टैक्स प्लानिंग नहीं की है, कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं की है, तो आपके पास बहुत ही कम समय बचा है। आपके पास 31 मार्च 2021 तक का समय बचा है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, जिससे आप अपनी टैक्स को कम कर सकते हैं 80C में इन्वेस्टमेंट करके और उसकी डिडक्शन ले सकते हैं। तो दोस्तों, आज ही जाकर आप ELSS म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट कीजिए एंजल ब्रोकिंग मोबाइल ऐप के थ्रू, जिसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है।